हमारे आज के मेहमान हैं वो एक केमिकल इंजीनियर हैं, लेकिन इनके कीमियाई तजुर्बात जर्नलिज्म की दुनिया में कामयाब साबित हुए हैं। बड़ा ही बेबाक अंदाज है इनका, बहुत ही वायरल पॉडकास्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त एंकर पर्सन हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं रेहान तारिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो तो सही। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अच्छा रेहान, याद रहेगा कि आज आप पॉडकास्ट में नहीं हैं, आज आप मेरे गेस्ट हैं। नेचुरली जी, जब आपने बुलाया तो हम दिलो निगाह फरशरा किए बैठे थे, हम आ गए जरा। अरे वाह वाह, आपकी एक आवाज पे लब्बैक कहा आपने। अरे थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। पॉडकास्ट इतने ज्यादा आप कर चुके हैं, कर रहे हैं, कैसी ख्वाहिश, कैसा गेस्ट आता है ना दिल में कि यार इसको अब बुलाना है, कोई ऐसा गेस्ट जिसका इंटरव्यू मैं करना चाह रहा हूँ। वो इस वक्त सिपा सालारे पाक फौज है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जनरल आसिम मुनीर साहब। मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। करना चाहते हैं, जबरदस्त जबरदस्त। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप कर लीजिएगा तो फिर मेरी भी सिफारिश कर दीजिएगा। उनसे भी ऐसा ही पॉडकास्ट होगा जो आपका एक स्टाइल है, जिस तरह से आप करते हैं, कुछ डिफरेंट होगा। नहीं, वो बड़े ब्लंट, देखिए वो खुद बड़े ब्लंट आदमी है, इतने दिलेर, इतने दबंग आदमी है कि उन्होंने हमसाया मुल्क को नाको चने चबवा दिए। पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। तो इस वक्त उनसे बेफिटिंग आदमी कौन हो सकता है पॉडकास्ट के लिए? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। पॉडकास्ट में आने से अब कितने लोग डरते हैं कि यार ये तो सब कुछ पूछता है, और ये भी नहीं ना होता ना, थोड़ी सी पहले आप सेटलमेंट कर लेते हैं कि यार देखो मुझसे ये मत पूछना, गेस्ट कह देते हैं। तो आपको कहते हैं ये गेस्ट? अच्छा, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है। क्या? लोग खुद आना चाहते हैं। ओह अच्छा। और लोग ये कहते हैं कि हमें अपने पॉडकास्ट में बुलाएं क्योंकि आप तल्ख सवाल करते हैं, बड़े तीखे सवाल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई तीखे सवाल करने वाला हमसे सवाल करे और हम जवाब दें। अच्छा, कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जो आने से पहले कहते हैं यार देखो इस पे बात मत करना, बस इसके अलावा कुछ भी पूछ लेना? हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले कहते हैं कि ये मत पूछना, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के बाद कहते हैं यार ये निकाल देना, यहाँ से इतना निकाल। और एक बंदा उन्होंने बिठाया हुआ होता है वहां पे, जो टाइम स्टैम्प के साथ नोट कर रहा होता है कि इतने मिनट और इतने सेकंड्स के ऊपर ये बात हुई हुई, पाइना कर देना थोड़ी मेहरबानी है। और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे उसी शख्स से होती है। नहीं तो फिर आप काटते हैं या आप कहते हैं नहीं देखें जी अब तो रिकॉर्ड हो गया एंड यू साइंड अप फॉर दिस, आप आए थे, आप मेरे मेहमान थे, लेकिन माजरत के साथ अब वो एडिट नहीं हो सकता। क्या करें कि जब कोई बंदा जिसको कहते हैं ना चिपक ही जाए, इतना चिपकू हो जाए कि ये निकाल दे आप, और फिर वो ऐसी ऐसी दुआइयां देने लगे कि खुदा का वास्ता है मैं घर में जाने जोगा नहीं रहूंगा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम कहते हैं नहीं यार, इंसानी हमदर्दी के तहत निकाल देना चाहिए। चलो निकाल दे। अच्छा, आप पढ़ाते भी रहे हैं जी यूनिवर्सिटी में, वो कैसा एक्सपीरियंस था? माशाल्लाह यू आर वेरी गुड लुकिंग, डायनामिक, तो इतना हैंडसम टीचर हो जो पढ़ा भी रहा हो, और पढ़े लिखे लोगों की तो मैं कहती हूँ इस इंडस्ट्री में, होस्टिंग में, एंकर्स अगर इस तरह के आना शुरू हो जाएं तो क्या ही बात है कि वो रिसर्च भी कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं। तो खुद इतने यंग टीचर को कैसे स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते? तो मुझे पता चला है कि आप डांटते भी बड़ा आप जब गुस्से में आते हैं तो आप डांट भी देते हैं। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? लेकिन वंस इन अ ब्लू मून होता है वो, कभी कभी ऐसा गुस्सा आता है। देखिए ये शेवा पैगंबरी है, पढ़ाना, दरसो तदरीस, और फिर जाहिर है आपने एट द एंड ऑफ द डे ये देखना होता है कि क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फील्ड में, अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं आपकी कैसी चैनल में, हमारे चैनल में भी आपकी कुछ स्टूडेंट्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनसे मुलाकात होती है। और फिर जब आपने कहा ना वो यूथफुलनेस और ये सब, मुझे लगता है कि यंग मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से हूँ। जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं, और मैं इसलिए भी परिंदों से आके मिलता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगता है। वाह क्या बात है। एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, वो बहुत एक्साइटेड भी थे आपसे मिलने के लिए, हमारे भी ऑनरेबल गेस्ट हैं। जी, सो प्लीज वेलकम मिस्टर स्मार्टू। हेलो, किधर आ गए पाजी? एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब मेरे बहुत ऑनरेबल गेस्ट हैं और आप भी। ये क्या जुमला आपने बोला है अभी? सर ये मैं इन्हों के मगर ही हाँ, जो इन्होंने मेरा पॉडकास्ट किया, तौबा मैंने लोग गिफ्टिंग करना छट गए। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम लिटरली क्लूलेस। मैं पहले रेहान तारिक साहब से जानना चाहूंगी कि ये क्या माजरा है, ये आपका। पहले तो मैं ये समझूं कि पायने नजर आ रहे हैं दोनों किन्ने ने? जी मैनू तो लखा होंगे ना, पता नहीं। तो ये आपने चश्मा लगाया हुआ है इस इंडोर स्टूडियो, इतने खूबसूरत एनवायरनमेंट में चश्मा लगा के बैठे हुए? देखो जी, चश्मा लगाया लगाऊं ना लगाऊं, मैं ब्रांड है तो ब्रांड को चश्मा लगाना वो जचता है जी। वेरी गुड। अच्छा, मेरा ख्याल है जिस इंटरव्यू को आप रेफर कर रही हैं, मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा। मुझे अगले दिन किसी ने पूछा
कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा चश्मा लगा के, ये मेरे पास इस वक्त मेरा चश्मा है, मैंने चश्मा लगा के कहा हेलो कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट मिस्टर स्मार्टू इज माई बेस्ट फ्रेंड। बड़ा इन्होंने तो मेरे मगर लगे रहे ने, मेरी गड्डी ਦੇ मगर दौड़ते रहे। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ बन के ਬਹਿ गए ਨੇ, माशाल्लाह छोटे ਜਿਹੇ बुजुर्ग ਹੁੰਦੇ। यार क्या मैं कर कह रहे रहा हैं ना। आप? अब इजी हो जाए, आप उन्हें बोलने तो देना, लेट हिम टॉक। अच्छा देखिए, वो जो 8 महीने की बात आपने किया है, वुड रादर टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि हम बंदूक की नोक पे किसी को इंटरव्यू नहीं करते, क्योंकि उम्र हमारे यहाँ होता ही है कि सड़क पे चलते हुए किसी भी शख्स के मुंह में माइक ठूस दिया जाता है और उसको कहा जाता है दस ना। ये जर्नलिज्म को मैं कंडेम करता हूँ। ये जर्नलिज्म नहीं है कि आप चलते हुए किसी भी, आपके जब तक तुम्हारा चलान नहीं होता मोटर बाइक की चाबी निकाल के मैं खड़ा हूँ, यानी आप जर्नलिस्ट भी आप बन जाए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर भी आप बन जाए, वार्डन भी आप बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 8 महीने हमने टाइम लिया ना, वक्त मांगा, हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, 8 महीने से आपके पास टाइम नहीं था। तो जिस वक्त हम गए उस वक्त आपने टाइम दिया ना हमें, यानी आप चाहते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त उनकी ख्वाहिश थी कि हम उनका पॉडकास्ट करें। अच्छा, मैं वेला सी हो, मैं कहा चलो पॉडकास्ट कर लेने, मुंडे लूडो खेड रहे उन्होंने झूठा तो पॉडकास्ट करना आ गए। मुझे भी बात करने दे, मेरे गेस्ट आए, आप बाद में आपस में वो सॉर्ट आउट कर लीजिएगा जो भी आप। मैंने पाई है बाटी बहुत है स्पाई। अच्छा मुझे ये बताइए, केमिकल इंजीनियरिंग और फिर होस्टिंग, एंकरिंग, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं जंप किया आपने मास कम्युनिकेशन में, और वो ज़्यादा इजी भी होता। अब जो यूथ आपको देख रही है, जो यंग टैलेंट आपको देख रहा है, वो शायद इस चीज़ से इंस्पायर भी हो और वो ये समझे कि पहले केमिकल इंजीनियरिंग करो फिर जाके एंकर बन जाओ। तो ये आपने ये थोड़ा कैसे, मतलब डायरेक्ट यूथ तो बड़ी समझदार हो गई है। ये जवाब मेरा पेरेंट्स के लिए है। उस वक्त मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे, मेरी नानी माँ की ख्वाहिश थी कि पुत्र डॉक्टर बने, गले में स्टेथोस्कोप पहने, ओवरऑल पहने तो बहुत अच्छा लगेगा, खानदान में नाक ऊंची हो जाएगी। मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि लड़का इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर जरा 4 साल में बन जाता है, डॉक्टर 5 साल में बनेगा, उसके बाद हाउस जॉब होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो मैं अपने अब्बा की ख्वाहिश की तकमील के लिए इंजीनियर बन गया। अच्छा, तो बस अब्बा की ख्वाहिश थी, इंजीनियर बन गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश पे बहुत कुछ बन जाते हैं, उनसे पूछता ही नहीं है कोई कि तू की बनना चाहना है ना। अच्छा वैसे 3 इडियट्स के फरहान वाली स्टोरी है आपकी। हाँ एग्जैक्टली, ये वो 3 इडियट्स वाली स्टोरी चल रही है। वो भी वहाँ भी इंजीनियरिंग वाला फरहान है, आप रेहान है, बस ये फर्क है। पाजी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੋਨੋਂ ਧੋ के। अच्छा वैसे रेहान, बैकलैश आया जी जब ये इंटरव्यू हुआ, सारा कुछ हुआ आपको, क्योंकि मिस्टर पतलू की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आई थी, समिया शेख, और उन्होंने एक बात की, ये उनका अपना एक ओपिनियन था कि जी मिस्टर पतलू जो है वो ओवररेटेड हैं और ओवर हाइप्ड हैं। तो उस पर जो उनके फॉलोअर्स का रिएक्शन आया, बहुत मुझे देख के बुरा लगा और मैं ऑफेंड हुई बाकायदा। आपको क्या बैकलैश आया? अच्छा सबसे पहले तो मुश्किल था, मैं ये समझता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एज ए जर्नलिस्ट आपका काम सवाल करना है। बहुत से लोग तो इस बात पे भी एतराज करते हैं ना, मोतरज हैं कि आपने ये इंटरव्यू क्यों किया। भाई मैं क्यों ना करूं? बात ये है कि आप अंधेरा दिखाएंगे तो उजाले की सिग्निफिकेंस का पता चलेगा ना, चलेगा। आप गुनाह दिखाएंगे तो स्वाब का पता चलेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर्टिकुलर वो कोई ऐसी चीज थी, लेकिन हाँ एज ए जर्नलिस्ट आपका काम है। और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, ही हैज गॉट ह्यूज फॉलोइंग, एक वो स्पॉटलाइट में है। हम तो समझना चाहते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों कर हो रहा है। और फिर आपने देखा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत मुतहरिक हो गई। अच्छा एज फार एज द बैकलैश इज कंसर्न, तो मैं डरता मतलब ट्रोलिंग होती है, लोग गलत बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं आके, कोई मसला नहीं है, उनके पास इतना टाइम है, आके करें। लेकिन मैं जो बात मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि हमारे घर की खवातीन के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हैक हुए, व्हाट्सएप हैक हो गया। फिर वहाँ से मुझे आना शुरू हो गई कॉल्स वॉल्स के, ये क्या हुआ है जी, ये आपको तो कहा था कि आप ये ना करें। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इसको डील करने का एक तरीका कार है। खैर वो फिर रिकवर भी हुआ और ये सब। फिर कहीं ना कहीं को फैमिली की कोई तस्वीरें, मेरे फ्रेंड्स की तस्वीरें, खातीन की तस्वीरें वो लगा के उनको फिर आपने तो देखा है ना, मतलब वो जो गेस्ट आपके पास आई थी, मैंने देखा है कि उनके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट सोशल मीडिया पे रहा। तो इसको मैं साइबर बुलिंग कहता हूँ। ये साइबर बुलिंग नहीं होनी चाहिए। तो एज ए जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं काम करता रहूँ। गर्चे बुते जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब बात दूसरे लोगों तक आ जाए, फैमिलीज तक आ जाए, बहनों बेटियों तक आ जाए,
तो ये अनजस्टिफाइड है, ये नहीं होना चाहिए, ये इस तरह का बैकलैश। हमारे यहाँ ऐसे इदारे हैं साइबर क्राइम को लेके, FIA दे आर वेरी एक्टिव और वो उस तरह से काम कर रहे हैं, या अभी उनको ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि देखिए हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे ही इवॉल्व कर रहा है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, वैसे ही डिजिटल मीडिया भी इवॉल्व कर रहा है। अभी हम एक ट्रांजिशन फेज के अंदर है, हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जैसे हमने एक सीरीज शुरू की टिकटॉक लाइव को समझने की कोशिश की, हमारी कोशिश थी कि हम समझ सकें कि क्या है। गिफ्टिंग को समझने की कोशिश की, गिफ्टर्स को बिठा के पूछने की कोशिश की कि कैसे होता है। फिर हमने ये जो ट्रेडिंग है, ये बेटिंग एप्स चल रही हैं और ये सब, इसको समझने की कोशिश की। तो इसी तरीके से जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, मुझे लगता है वो भी समझ रहे हैं अभी उनको भी समझना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके मुताबिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देना चाहिए। अब आप देख लीजिए ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत तगड़ा है, वहां पे इस तरह की एप्स मौजूद नहीं है, और ना ही कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा शाउट आउट देने का सोच भी सकता है। जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके लिए हम सॉफ्ट टारगेट हैं कि यहाँ के इन्फ्लुएंसर भी आसानी से पैसे देंगे, वो शाउट आउट भी दे देंगे, पता भी नहीं है, पता भी नहीं है, के लिए they'll do it. That's how it is। तो मुझे लगता है कि अभी सीखने की जरूरत है। अच्छा, जो बेटिंग एप्स की आपने बात की, इसका जिक्र किया, अब तो बहुत जो है ना हम देख रहे हैं कि एक्शंस प्रॉपर लिए जा रहे हैं। डकी भाई और कुछ और लोगों को भी बुलाया गया है, क्योंकि आप तो इंटरव्यूज करते रहते हैं। मजीद किन इन्फ्लुएंसर्स को तफ्तीश के लिए बुलाया जा सकता है? 2 खातीन का नाम सामने आ रहा था। इकरा कंवल का आया था? इकरा कंवल का नाम तो आ गया, उसके बाद अभी 2 पाइपलाइन में थे। उसमें एक तो बड़ी मारूफ इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, जन्नत मिर्जा का नाम ज़ेरे गर्दिश था, और उसके बाद एक और इंटरव्यूअर भी हैं, मैं जर्नलिस्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन इन्फ्लुएंसर भी हैं, और वो काम कर रही हैं, जानते मतीरा, उनका नाम लिया जा रहा था। तो इस हवाले से जो हमारी गुफ्तगू हुई इदारे से, तो इन 2 खातीन का नाम अभी सामने आ रहा था। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, आप बताइए ये गिफ्टर्स का क्या सिलसिला है? गिफ्टर्स का सबसे पहले जी मैं बताता चलूँ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਈ ਆਲੂ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਲਸਣ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ रेहान गिफ्टिंग मैं क्या ज्यादती है। वही वेरी इंटरेस्टिंग। रेहान, इतने बड़े-बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज बैठते हैं टिकटॉक लाइव पे जी, ये गिफ्टिंग उन्हें क्यों नहीं होती इस तरह से? ये सवाल आप वैसे मुझसे पूछते ना, क्योंकि ये मैं लीडर हूँ, मैं लेजेंड हूँ, मैं डॉन हूँ इसका टिकटॉक का। तो मैं आपको बताता चलूँ जी, जो स्टार्स बड़े बड़े बैठे हैं वो हमसे छोटे स्टार हैं। आप जरा इनकी ज़हनी साख्त का अंदाजा लगाएं, ही इज फ्लाइंग सो हाई। तो मुझे इनके बारे में किसी ने बताया, इनके एक गिफ्टर ने बताया, कहते दुबई में एक इवेंट था और उस इवेंट पे बॉलीवुड के एक बड़े स्टार संजय दत्त साहब आ रहे थे, और हमने इनको कहा कि संजय दत्त के साथ आपको बिठाएंगे। तो इन्होंने कहा मैंने संजय दत्त के साथ नहीं बैठना, संजय दत्त को फेम मिल जाएगा। हाँ तो सही क्या देखो जी, गॉड रियली। आप इनकी ज़हनी साख्त का अंदाजा लगाइए। टिकटॉक पे हम बैठते, वहां पे गिफ्टिंग होती, बड़े बड़े, ये आप नहीं कर सकते। मारो बब्बर शेराज जी, शेर दे आ बच्चे आ, ये कर सकते हैं आप? नहीं, मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे 100 साल चाहिए। नहीं कर सकता सर। देखो ये कौन आ गया है, डॉन, मैं हूँ डॉन, डॉन, मैं हूँ डॉन। ले जी, इनकी कमी थी, ये भी आ गए। आप कैसे हाजिर हुए जी? डॉन हमें जिथे मर्जी जा सकना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत सौखा है, क्योंकि डॉन दे गिट्टे गोडे रह गए ने। आईना गर्द गर्द कैसा है, रंग चेहरे का जर्द कैसा है, काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। ओए ओए। मैं असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। वैसे वाकई मतलब वायरल जा रहे हैं इनके सारे इंटरव्यूज, तो बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੌਨ ਮਰਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਸਕਣਾ ਭਲਾ? ਅਰੇ ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਲਦਾ ਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। लो कैसे रेहान साहब देखो, आपके सामने आप फिर हमें बोलते हैं। रेहान साहब तुसी मेरा इंटरव्यू करो, मैनू पूछो मैं केड़ा केड़ा धंधा चलाउना, किस किस धंधे दे विच मेरे हथ मूंह काले ने,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ही नहीं रहे। मैं जरूर करना चाहूंगा, मुझे मिले ही आप आज है। हाँ ये बस ठीक पूछना है। चाह रहे हैं और ये कहना शायद ये चाह रहे हैं कि आप इतने डॉन्स का इंटरव्यू कर चुके हैं, इनका कब हाँ, करेंगे? डांस का इंटरव्यू करें, लोगों को पता चले कि डांस है क्या और ये देखिए डांस कैसा हो रहा है। इतनी लचक वाला डॉन मैंने पहली बार देखा है। है ना? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ। ਐਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਵੇ ਤੇ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੀ नहीं गई उठे। इनका बहुत अच्छा टेस्ट है और अभी मैंने कावा पीना है और अभी मैंने रसगुल्ले भी खाने हैं। वो तो ही करी जा रहे हैं फ्री ये आपने कहाँ देख लिया वीडियो ऐसी? मैं देखता, मैं रिसर्च करता हूँ पूरा आपको। आप कहाँ दिहाड़ियाँ लगाती मुझे हैं, स्टॉक करते हैं आप, इसके मुझे अलावा stalk- कहाँ दिहाड़ी लगाती हैं, मुझे सारा पता है। साडा बेड़ा तर जे तेरा बस नहीं चलता, तू ते फीता कटन का भी 400 ले लेंगे। मुझे साथ लेकर जाया करो, फिर मेरा मुंह बंद रहेगा। मेरी बात सुने, जी जी आप एक तो मेरे शो में आ गए हैं, फिर आप कह रहे हैं लोगों को वायरल करते हैं। लोगों को वायरल नहीं, बेनकाब करते हैं लोगों ओए, को, साडी असलियत सामने आती है लोगों की। आपने अगर कोई रेलेवेंट सवाल पूछना है तो आप पूछिए, वरना प्लीज। अंडरवर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो वो तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको चाहिए था कि आप जरूर इंटरव्यू। नहीं, वो खांदे बहुत ने। ये देखे नाज़रीन, ये टिक्कियां भी बनी हैं। मेरी बात सुनिए, अभी मेरे शो में उन्होंने आना है, अगर ये क्लिप उन्होंने देख लिया तो वो नहीं आएंगे। नाज़रीन, ये सीधा सीधा तदाब नहीं है। रेहान, आप बहुत ज़बरदस्त मुकर्रर भी रहे हैं और एक तकरीर ने आपको ईवानों तक पहुंचाया था, वो क्या माजरा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। ये 2007-8 की बात है, जिस वक्त मियाँ बरादरान, जब मियाँ बरादरान कहते हैं तो आपको पता है मियाँ हाँ शहबाज जी, शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की नवाज बात कर रहे शरीफ साहब। हैं। एग्जाइल के बाद, जलावतनी के बाद वापस पाकिस्तान में आए थे और पंजाब में इनकी गवर्नमेंट आई। बिल्कुल। तो उन्होंने एक पंजाब में डिबेट कॉन्टेस्ट कराया, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था। उसमें मैं पंजाब से विन करके आया। एंड यू वर वेरी यंग। हाँ, बैक इन 2007 and 8 की बात है ये। तो उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को इतना क्लोजली, यानी इतने सारे लोग बैठे हुए थे, तो जाहिर है जज्बात का ठाठे मारता हुआ समंदर था जी। कि भाई आई हैव टू डू इट। अब मुझे बताना है कि मैं कितना अच्छा मुकर्रर हूँ। अच्छा, 2 मिनट दिए गए थे बोलने के लिए। मेरी जो तकरीर है उसका दौरानिया कोई 5 से 7 मिनट था। 7 मिनट, लेकिन 2 मिनट मुझे दिए गए थे। तो 2 मिनट जब हुए तो उसने मुझे रिंग की बेल के, बस करो। मैंने कहा घंटियां ना बजाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर मेरी आवाज़ इस शोर सदा में गूंज तो लेने दो। अरे वाह। अच्छा, मेरे पास उस कैम काउंटर की रिकॉर्डिंग है। तो फिर मियाँ बड़े वाले मियाँ साहब ने कहा कि इसको, इस लड़के को बोलने दो। फिर मैं बोलता चला गया। जब मैं वो तकरीर करके उतरा था, एक साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि मियाँ साहब कह रहे हैं तकरीर लिख दो। हाँ। मैंने कहा कौन मियाँ साहब? पीछे मुड़ के देखा तो बड़े वाले मियाँ साहब ने ऐसे सर हिलाया। मैं समझ गया कि लिखनी पड़ेगी अब तो। जी। मैंने कांपते हुए हाथों के साथ लिखना शुरू किया और पसीना उसके ऊपर गिर रहा था। Oh God. तो मेरे एक दोस्त होते थे अखबार में, वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि यार आपने इस पे अपना नाम, अपना नंबर, अपना घर का पता, अपना ईमेल आईडी सब लिख देना है। मुझे नहीं पता था ये क्यों कह रहे हैं। खैर, मैं एक हफ्ते के बाद अपने घर में बच्चों को पढ़ाया करता था। मेरे घर में बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए थे। ओके। इसी दौरान मुझे कॉल आती है, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर आसिफ किरमानी बात कर रहा हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी मियाँ नवाज शरीफ। मेरी जाने वाला डॉक्टर आसिफ किरमानी कौन है? जी। तो कहते रेहान साहब, वो आपने ईवान इकबाल में तकरीर की थी, कुछ पॉइंटर्स थे, कंपोज फॉर्म में मिल जाएगी? मैंने कहा जी मिल जाएगी। कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 3 से 4 दिन लगेंगे। उन दिनों कंपोजर्स, अब तो आप घर पे खुद ही टाइप करके प्रिंट निकाल लेते हैं ना। मैंने कहा कि 3 से 4 दिन में। नहीं 3 से 4 दिन ज्यादा, मियाँ साहब बात करेंगे। मियाँ साहब ने फोन लगाया, अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, क्या हाल है? मैं अपनी सीट से उठ के खड़ा हूँ। माय गॉड। फिर मैं फैमिली में चला गया, मैंने उसका स्पीकर ऑन किया। मैंने कहा घर वाले मानेंगे नहीं कि इसको मियाँ नवाज शरीफ साहब फोन कर रहे हैं। मैं एज ए यंगस्टर और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, और वो कहेंगे ये मुंह और मसूर की दाल। खैर, मैंने वो स्पीकर ऑन किया। उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? मैंने बताया मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अब्बा क्या करते हैं? कहा ये वो सब। मुझे बहुत पसंद आई। कितनी देर में पहुंचाएंगे? मैंने कहा सर आधे घंटे में आई। बच्चों को मैंने कराई छुट्टी। हमारे वो मेन लिंक रोड के ऊपर एक शबनम सेंटर है, वो कंपोजर आज भी मुझे जानता है। मैं उसके पास गया, वो कंपोज कराई। उन्होंने कहा आप हमें फैक्स भी कर दें इस नंबर पे, ईमेल भी कर दें। मैंने फैक्स भी की, ईमेल भी की। फिर उसके बाद शुक्रिया की कॉल आई मुझे। ओके। तो ये एक, अच्छा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे जैसे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन और ये वो, उनमें कहीं ना कहीं हमारा भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा। तो बहुत ज़्यादा जब कुर्बतें बढ़ी, फिर मुझे ये लगा कि नौजवान अपने वक्त का बादशाह होता है। उसे ये ईवानों में और यहाँ जाके अपने जो बादशाहत है ना, उसको खोना नहीं चाहिए। फिर मैंने अपने पल्लू के साथ ये शेर बांध लिया। ये आज भी स्ट्राइक करता है इस दिमाग के साथ कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना,
अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। वाह वाह वाह, मुझे ये बिल्कुल अब यकीन हो गया कि शेर व शायरी से भी बहुत लगाव है। हाँ बेशक है। तो कैसे याद, हाफजा बहुत अच्छा है, एक दफा पढ़ लो तो याद हो जाता है। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे याद रह जाता है। देखिए, मैं शेर को याद नहीं करता, फिर? मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो शेर को याद नहीं करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। वाह, जैसे हम गाने के लिरिक्स को एंजॉय हाँ, करते हैं ना, हाँ। तो हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हमें वो याद रह जाते हैं। हाँ, अच्छा, effort वैसे आपको सीनियर जर्नलिस्ट ने शायद ये बताया हो कि एक वक्त था जब सहाफी को ना कोई किराए पे मकान देता था, ना कोई बैंक लोन देता था, और ना रिश्ता आसानी से मिलता था। हाँ हाँ, ये तो पुरानी बात नहीं है। ये अब भी आप बैंक से लोन लेने के लिए जाएं तो वो कहते हैं कि आपका नेगेटिव प्रोफेशन है। मैंने कहा अच्छा ये क्या होता है? उन्होंने कहा जी ये जो जर्नलिज्म है या मीडिया है ना, इसको हम नेगेटिव प्रोफेशन की कैटेगरी में डालते हैं, तो इसलिए आपको लोन नहीं मिलना। लोन नहीं मिलेगा। और दूसरी जो आप रिश्ते वाली बात कर रहे हैं, मेरा एक दोस्त है तो वो खबरें पढ़ा करता था, तो उसके घर में रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले आए। अच्छा। तो लड़की वालों ने कहा मुंडा की करता है? उन्होंने कहा जी वो खबरें पढ़ता है। अच्छा वो तो ठीक है, करता की है? कहते खबरें पढ़ता है। ठीक है, लेकिन करता की है? अब वो जो है ना, कन्विंस करने के लिए बड़ा टाइम लगता था कि यार आपके लिए ये प्रोसेस आसान था? मतलब इसमें कोई मुश्किलात आई? I always took it as a passion. मेरा तो ये पैशन था। शादी के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रही हूँ कि मैं तो मतलब आई मीन ये सब कोई मेरे लिए कोई अपहिल टास्क नहीं था। अरेंज मैरिज? मुझे तो लगता है कि ऑटो पे ही लगा हुआ था सब कुछ। जैसे ऑटो पे ही हो गया सब कुछ। एंड अरेंज और लव? हाँ, मतलब हम तो अपने घर वालों की मर्जी के बगैर नहीं कुछ कर सकते। मैं तो पानी नहीं पी, आई मीन Really? कहने का मतलब ये है कि घर वालों की मर्जी हर चीज में शामिल होती है। ओके ओके, सो इट वाज ऑल अरेंज। ऑब्वियसली। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। कानों पर आपके हेडफोन्स लगाए जाएंगे। अच्छा। उसमें गाने चल रहे होंगे ताकि आपकी अटेंशन जो है वो डिविएट हो, आप गाने सुने, लेकिन आपने बहुत स्मार्टली देखना है कि मैं क्या लिपसिंग कर रही हूँ, मैं क्या एक्ट कर रही हूँ, और आपने गेस करने की कोशिश करनी है। देखा, हाँ, चेहरा तेरा मौसम देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे मुझको सितारा लगा। वाह 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 वाह। ओके, नेक्स्ट जी। जरा ढोलकी बजाओ गोरियो। नेक्स्ट, जट, हाँ, चढ़िया कचहरी बल्लेरी बल्ले। वाह। सानू नहर, हाँ, सानू नहर वाले पुल पे बुला के। जब ज्यादा बारिश, जब ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है। ठीक है। मतलब ये टू स्मार्ट। ओके, आसमान से गिरा खजूर बैठ का। मुश्किल है, देखिए। एवे जावे नहीं, एवी रुस्या न कर मेरी जान सजे। ओके जी, भाई ये तो रिकॉर्ड बन गया है कि फास्टेस्ट जिसने गेस किया है ना, बहुत सारी तालियां। जबरदस्त। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वेरी इंप्रेसिव माशाल्लाह। रैपिड फायर में देखते हैं कितने जल्दी आप जवाब देते हैं। इनमें से किस यूट्यूबर का कंटेंट आपको पसंद है? मिस्टर बीस्ट, ध्रुव राठी, रजब भट्ट, ज़ैनब के पप्पा। ध्रुव राठी। ये 4 लोग इंटरव्यू के लिए दस्तयाब हों तो पहले किसका इंटरव्यू करेंगे? एंजेलिना जोली, मोहम्मद बिन सलमान, रोनाल्डो, MBS। इनमें से किस हसीना को आपकी ड्रीम गर्ल होने का एजाज हासिल है? नहीं, ये सवाल ही गलत है। कोई ड्रीम गर्ल नहीं है, मतलब आई मीन किसी को एजाज। मीरा, केट विंसलेट या माधुरी? मैं इसका जवाब दूं? जी। सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे, और मैं रात देर गए जब भी घर पहुंचता हूँ वो देखती है बहुत शान के फटक के मुझे। अगला सवाल। अच्छा, वैसे कोई ड्रीम गर्ल नहीं होता है ना कि यार ये पसंद है, कोई सेलिब्रिटी क्रश होता है, किसी का रक्स करने का अंदाज, किसी की एक्टिंग। हाँ, माधुरी दीक्षित का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा था। उन दिनों प्रीति जिंटा बहुत अच्छा करती थी। ओह यस। फिर थोड़ा सा आगे आए तो करीना कपूर बहुत अच्छा कर रही थी बॉलीवुड में। एंजेलिना जोली भी अच्छा काम करती नहीं, लेकिन जाहिर है वो हमारे। पर सबसे ज्यादा अगर मैं सब में से लिस्ट पूछूंगी सबसे ज्यादा बेहतरीन इनमें से, हाँ, माधुरी। ओके, जबरदस्त। मौजूदा सदी है साइंसी करिश्मात की, तहजीबों के तसादुम की, आफतों की, अहमकों की पजीराय की।
मेरा ख्याल आखिरी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। अहमकों की पजीराई की। ओके। अच्छा, पाकिस्तानी एक्ट्रेस में कौन पसंद है? देखते हैं, किसी को फॉलो करते हैं? देखिए इन दिनों कुछ? बहुत कम हो गया है, मैं नहीं देखता हूँ इन दिनों, नहीं देखता। फिल्म्स वगैरह नहीं देखते? फिल्म्स देखने का टाइम नहीं मिलता है। ओके, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वॉच्ड अ पाकिस्तानी फिल्म? कोई देखी है? एक चूड़ियाँ देखी थी, चूड़ियाँ देखी थी मैंने। Really? जी, चूड़ियाँ मूवी के जो गाने हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है। और उसके बाद बोल देखी थी, खुदा के लिए वो देखी थी। उसके बाद आई थिंक मैंने कोई पाकिस्तानी नहीं movie देखी। ओके, फेवरेट सिंगर कौन है? किसको सुनना पसंद है? फेवरेट सिंगर बहुत सारे हैं। देखिए आबिदा परवीन साहिबा मेरी फेवरेट है, खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब मेरे फेवरेट हैं, तो टिपिकल। और फिर सजाद अली साहब मेरे फेवरेट हैं। ओके, जबरदस्त। फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है? फेवरेट जर्नलिस्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा काम करे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे उस्ताद सुहेल वड़ाइच साहब का जिक्र हुआ यहाँ पे, जी। तो सुहेल वड़ाइच साहब का जो अंदाज है सवाल करने का, क्वेश्चन फ्रेमिंग का, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके से कोई क्वेश्चन फ्रेम करके उतने सॉफ्ट अंदाज में उस लबो लहजे के अंदर कोई लोडेड सवाल भी रैप करके कर सकता है। ये मलका सुहेल वड़ाइच साहब का, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। एंड अगर मैं कहूँ एंकर पर्सन कौन पसंद है? किसकी होस्टिंग अच्छी लगती है? अभी एक काशिफ अब्बासी साहब ऑफियर है इन दिनों। काशिफ अब्बासी साहब बहुत अच्छा शो कंडक्ट करते हैं। तो उसके अलावा बेशुमार हैं, मतलब मीर साहब बहुत अच्छा शो कंडक्ट करते हैं। कॉलम निगार कौन पसंद है? वसतुल्लाह खान साहब बहुत अच्छा कॉलम लिखते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब को मैं पढ़ता था। इवन मैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के कॉलम्स बड़े शौक से पढ़ा करता था। जबरदस्त। तो ये सब बड़े पसंदीदा रहे मेरे। ओके, जबरदस्त। रेहान, इतने इंटरव्यूज किए, मुश्किल इंटरव्यू कौन सा था जिसमें आप बार बार पूछ रहे थे टीम से, यार क्या कितना टाइम रहता है, अच्छा, कब खत्म होगा ये बात? आप सही कह रहे हैं। मतलब होता ये है कि जब आप सवाल करें और आगे से आपको हाँ या ना में जवाब मिल रहा हो, है ना, यानी वो जवाब देने वाला, उसके पास जवाब देने को अल्फाज, मतलब उसके पास वोकैबुलरी ना हो, और हाँ या ना में आपने सवाल किया, जी बिल्कुल, उसके बाद आप क्या करें, इंटरव्यूअर तो फौत हो जाता है। ऐसे कौन से गेस्ट थे? मतलब ऐसे हमारी स्टेज आर्टिस्ट है नरगिस। ओके। तो नरगिस की जो सिस्टर है, मैं उनको जानता नहीं था, वो एक सैलून चलाती है। और वो सब नहीं दीदार को मैं उनसे भी बड़ी बहन है नरगिस जी से भी जो बड़ी बहन है? हाँ, उनसे बड़ी है। ओके 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 ओके। वो एक्चुअली वो नरगिस जी पे उन दिनों जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस रिपोर्ट हुआ था और उनसे राब्ते की खासी कोशिश कर रहे थे जी। तो उनकी जो बड़ी बहन है वो रेडी, उनका इस पे मैं बात करती हूँ। अच्छा, वो फिर क्योंकि शायद वो कैमरा फ्रेंडली नहीं थी उस तरीके से और कभी वो आर्टिकुलेट नहीं थी बहुत ज्यादा, तो उसमें बहुत दिक्कत हुई। उसमें मुझे देखना पड़ रहा था कि टाइम कितना होता है। अच्छा, अगर ऐसा गेस्ट आ जाता है कि आप कुछ भी पूछते हैं, हाँ हाँ जी बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है, फिर क्या करते हैं? फिर आपको देखना पड़ता है कि वो किस जगह पे अच्छा है या कहाँ कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। फिर आप उससे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ पूछ लेते हैं। आई मीन आप उसको उस जगह पे रखते हैं जो उसका कंफर्ट जोन होता है, फिर आप उसमें उससे खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर आपको अंदाजा हो जाता है थोड़ी देर में कि यार इधर से निकलना कुछ नहीं है, तो इसको वाइंड अप करें और चलें वापस, अपने घर जाए। अच्छा, कोई ऐसा गेस्ट जो आया और भाग गया हो इंटरव्यू दिए बगैर? नहीं, कुछ लोगों को शौक होता है। देखिए ये टीआरपी का दौर है, फॉलोइंग का दौर है, व्यूज का दौर है, तो कुछ लोग तय करके आए होते हैं कि इसके चलते हुए शो को हमने छोड़ के जाना है। मेरे साथ ऐसा हुआ। साबिका हुकूमत में वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब, वो एक रोज बहुत गुस्से से बोलते चले और ऐसी चीजें बोल रहे थे कि जिसपे हमारे सेंसर वाले को सेंसर बीप लगानी पड़ रही थी, बार बार माइक म्यूट करना पड़ रहा था। इतनी देर में उन्होंने जनाब IFB को उतारा, माइक उतारा और चलता शो छोड़ के चला गया। फिर हमने उनकी खाली कुर्सी दिखाई और खाली कुर्सी से तकरीबन 4-5 मिनट गुफ्तगू की। फिर इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमशेद इकबाल चीमा साहब हालांकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़ी हलीमी है उनकी तबीयत के अंदर, मिजाज में, लेकिन उस दिन मुझे नहीं पता चला उनको क्या हुआ। उन्होंने भी ऐसा ही किया, चलते हुए शो को छोड़ के चले गए। अच्छा, आपका ना एक दबंग अंदाज है और आपका इंटरव्यू जो है, जब आप कर रहे होते हैं इंटरव्यू, तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बोल्ड ब्लंट अंदाज से आप पूछते हैं। क्या उसके बाद कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी कुछ ऐसे हुए कि आपको फेस का, एक तो आपने बताया ऑलरेडी, लेकिन कभी कोई फ़ोन कॉल कोई धमकी आई हो कि यार ये तुमने, अब तुम देखना, या कुछ इस तरह का होता है? एक बार मैं नाम नहीं लूंगा कि किसने कहा, लेकिन ये मैं ज़रूर बता देता हूँ कि ये ज़रूर कहा गया, इस तरह के अल्फाज आते हैं कि देखें फिर रहते तो शीशे के घर में ही है ना, इस तरह का एक जुमला मुझे अभी भी याद है, कहा गया। हाँ, फिर एक आध इंटरव्यू के बाद तो ऐसा भी हुआ कि घर तक 2 मोटरसाइकिल वाले छोड़ के आए। आपको लगता है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इतने बेबाक होते हैं, जो आप इतने ब्लंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खतरा भी रहता है कि यार? हाँ रहता है, लेकिन मुझे मजा आता है। मजा आता है? मुझे ये लगता है, आग के साथ खेलने का शौक है आपको? मैं क्या है, मुझे ताकतवर लोगों का इंटरव्यू करना अच्छा लगता है। अच्छा, कोई रिग्रेट्स
रेहान, सबकी जिंदगी में होते हैं, आपकी जिंदगी में भी कोई रिग्रेट्स हैं ऐसे, या कोई एक रिग्रेट हो ऐसा? मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे देखिए रिग्रेट तो यही होता है कि आपके जो बड़े हैं, मतलब मेरे दादा जैसे मैं कहता हूं, मेरी उनके साथ बड़ी अटैचमेंट थी। मैं ये चाहता हूं कि आज जब हम स्क्रीन पे होते हैं या हम बात करते हैं, अगर कहीं अप्रिसिएशन होती है तो वो होते तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और मैं उनको बता सकता कि जो भी है ये आप ही के सदके है, आपकी लेगेसी है। अगर आज कोई हमारे शेरी ज़ौक़ की तारीफ़ करता है या ज़बान बयान की तारीफ़ करता है, लोग हमें कराची से समझते हैं कि यार अहले ज़बान है। क्योंकि आजकल के जब हम यूथ में देखते हैं या नए लोगों में देखते हैं, आपने तो खैर बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त काम किया और काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं, कुछ ये चीज़ मिसिंग है, जैसे आपने कहा तलफ़्फ़ुज़, उर्दू, आपको लोग अहले ज़बान समझते हैं, कराची से समझते हैं, तो ये दादा की बदौलत है सब कुछ। जी, आपने नए लोगों की बात की ना, तो मैं ये कहता हूँ कि अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेता है। वाह 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 वाह। मेरे आगे आगे में जो मुझको झूले जादो मर जाएगा, बिजली बरी है मेरे आगे आगे में जो मुझको झूलेगा, बिजली 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 बरी है मेरे आगे आगे में जो मुझको झूलेगा वो मर जाएगा। बिजली बारी है मेरे अंग में, जो मुझको छुएगा वो मर जाएगा। भाई भाई साहब यहाँ पे शो चल रहा है, क्या कर रहे हैं? गलती से आए हैं यहाँ? हेलो, देखिए ये कोई शादी हॉल नहीं है, क्या कर रहे हैं? मेरा शो चल रहा है। क्या बात है, 7 रुपए वाली टॉफी होंगी है। बिजली बारी है मेरे आगे आगे में जो मुझको छुएगा, जो चिकन वाली दुकान ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ चिकन है, ਕਹਿੰਦੀ मेरी गल कराओ। बिजली बारी है मेरे आगे आगे में जो मुझको झूलेगा। मेरी बात होटल सुने। ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੇ, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰਾ, ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बिजली बारी है मेरे आगे आगे में जो मुझको झूलेगा। उतों दी ड्रोन कैमरा लगिया, ओदे दाने सुटन लग पई। बिजली बारी है मेरे आगे आगे में खबरां सुन रहे सी, उन्होंने कहा आइए आपको मुल्तान ले चलते हैं, फिर? बैग चौके तो रक्षा करा ले। बिजली बारी है मेरे आगे आगे में जो मुझको छू पाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? बड़े खान साहब आए ने। आप कौन लोग हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़े खां छोटे खां सी कवाल आ ਸਾਡੇ ਹੋਲੀਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ। ਕਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਛੰਡ ਕੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਇਹ ਉਤਾਰੋ। अगर आप लोग अच्छा गाते ना तो यकीनन मसरूफ होते। क्या बात है, सस्ता पतासा ਹੁੰਦਾ है मेरे आगे आगे में माशाल्लाह लग नहीं रही, बस स्ट्रेचर पे मिठाई लाई होती। बिजली बारी है मेरे आगे आगे में जो मुझको छू लेगा वो मर जाएगा। खाने वाली चीजों क्या पे बात है, तशबीह ਇਹੋ दे ਜਿਹੀ रहे हैं। ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂ। मेरे आगे आगे में ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ है। आपकी इस्लाह के लिए अर्ज है कि मुझे एंकर ब्रेक ही नहीं लेंदा, ਇਹ ਬੜੇ ਇਸ नॉन-स्टॉप शो करता ਟਾਈਮ है। ਜੰਗਜੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ है ना? ਟਾਈਮ। हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਇੰਜ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੋਤਾ तो ਲਾਉਂਦੇ बच ਨੇ। के रहे ना, आप लोगों से भी पूछ लिया ਧੋਬੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ, ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਵੋ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੋ। उनको बेनकाब कर रहे हैं, आपको भी कर देंगे। ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਬੁਲਾਓ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਐਸੇ ਕਵਾਲ रेहान साहब आप बुला ही ले, मतलब इनकी ख्वाहिश है कि आपके शो में ओ आए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न मेरी डालो। बात सुने, कुछ 4 पैसे कमा लेते हैं आप लोग। 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ पॉपुलर है, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ प्रोग्राम मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, काम की बात करें। काम की यही है कि हमारा इंटरव्यू सेट करवाएं उधर से। मैं कैसे सेट करवाऊं, मतलब ये कैसी टर्म है, हमारा इंटरव्यू सेट करवाएं उधर से? मैं रिक्वेस्ट जरूर कर ਤੁਹਾਨੂੰ सकती ਪਤਾ हूं। ਮੈਡਮ ਨੇ ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਸੋਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਚ ਚੁੰਗਲਾ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ। भाई कर्ल होते हैं और बहुत टाइम लगता है। ਪੁਰਾਣੀਆਂ Anyway, ਮਾਈਆਂ ਚਿਮਟਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
अभी आप कवाल थे, अभी आप फ्लुएंसर बन गए हैं। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਖਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਰਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੋਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਟਾ ਵੱਜੇ। क्या कहना ਐ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫੋਂ ਕੇ ਕੰਦੇ ਲਗਾ ਲੋ ਹਮੇ ਜ਼ਿੰਦਾ रहने। रेहान, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई, आप चाहते हैं बस पूरी हो जाए? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह वाह। तो मेरा ख्याल है ऐसी ख्वाहिशें रखनी नहीं चाहिए। अभी तक तो जो सोचा है वो पूरा हुआ है। Okay. और मैं ये समझता हूँ, फिर वही बात है, अहमद नदीम कासमी साहब ने लिखा था, किसी लाइलाज रजाई ने, रजाई ऑप्टिमिस्ट को कहते हैं जी जी। वो कहते हैं किसी लाइलाज रजाई ने, ऐसा रजाई, ऐसा ऑप्टिमिस्ट जिसको कह रहे हैं कि ग्लास आधा खाली है, वो कह रहे हैं नहीं भरा हुआ है, खाली है नहीं भरा हुआ है। किसी लाइलाज रजाई ने ये खबर चमन में उड़ाई है, कोई पत्ता जब ना हो शाख पे तो समझ लो फसलें गुलाई है। यानी चीज़ों को देखने का ये एंगल भी है कि नहीं है इस वक्त कुछ नहीं है तो क्या हुआ यार, बाहर है, बस चंद ही कदम की दूरी पे सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, हरियाली होगी। तो हम उस इंतज़ार में इंशाल्लाह कि जब चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी, हमारा मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा होगा, हम भी अक़वाम आलम की सफ़ में सर बुलंद करके खड़े हुए होंगे। हमारी इकोनॉमी कल को, ख्वाहिश ये है कि कल को अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप या कोई आने वाला सदर हमारे पास जो है कशकोल लेके खड़ा हुआ हो और वो कहे कि हमें भी कुछ अरे वाह पैसे चाहिए, हमारी इमदाद कर दे। तो ये ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वी होपिंग फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर बीइंग ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और यकीन कीजिए कि मुझे पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। सेम म्यूचुअल फीलिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।